बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन खबरें हैं मेरे पास, एक पीपल्स पार्टी के हवाले से, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक PMLN के हवाले से। कहाँ से शुरू करें? पीपल्स पार्टी से मेरा ख्याल शुरू कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम खबर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो आज डेवलप हुई है। वैसे तो आप देखिए कि शाम से लेकर रात गए तक, इस वक्त 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया है और इस वक्त तक मीडिया पर जितने भी टॉक शोज हुए हैं, यानी शाम 7 बजे की स्लॉट से लेकर रात 12 बजे की स्लॉट तक के जितने भी टॉक शोज हुए हैं, सब की जो टॉप स्टोरी है आज, वो अलीमा खान साहबा का जो आउटबर्स्ट था आज पार्टी के ऊपर, वही है। यानी सब ने इसको अपनी मेन स्टोरी बनाया। मैंने भी अपना पिछला व्लॉग इसी पे किया था, क्योंकि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अलीमा खान साहबा ने जिस तरह से अपनी पार्टी को आज चार्जशीट किया है, कटहरे में खड़ा किया है, एहतसाब किया है, नाम ले लेकर पार्टी चेयरमैन को एक तरह से उन्होंने जीरो ही कर दिया पकड़ के। तो जो अलीमा खान साहबा ने किया है उस पर बड़े एहतराम के साथ लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है। लतीफ़ खोसा साहब इस पर अनहैप्पी दिखाई देते हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब के साथ तो इससे बढ़कर आज कुछ हुआ है। यानी एक तो चले उनका नाम लिया गया, लेकिन उससे बढ़कर उनके साथ एक स्टोरी हुई है जिसके लिए वो CM यानी KP के हाउस गए, भागे भागे, कभी सुप्रीम कोर्ट भाग के जा रहे थे, कभी KP हाउस आ रहे थे। ये क्या कहानी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर रद्द-ए-अमल आया है, सलमान राजा ने भी आज दिया। बैरिस्टर गौहर का तो चूंकि नाम लिया गया था तो उन्होंने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अली बुखारी का नाम लिया गया था, उन्होंने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो इनका रद्द-ए-अमल भी सामने आए हैं। और फिर पंजाब की बात भी ज़रा कर लेंगे, जहाँ पर अय्याशियाँ, हम एक जहाज़ को रो रहे हैं, यहाँ पर तो अगली कार्रवाई भी हो गई है। और करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियाँ, ज़रा इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पीपल्स पार्टी से शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले 2-3 दिन पहले एक मीटिंग की खबर दी थी। उस वक्त अपरेंटली ये लग रहा था कि, बल्कि एक सवाल की शक्ल में मैंने आपको खबर दी थी। खबर ये थी कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा हाई प्रोफाइल इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, गैर रस्मी मीटिंग थी ये, जिसमें जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो साहब थे, मुराद अली शाह साहब थे, कुछ और मिनिस्टर थे, गालिबन वो भी थे, मुर्तज़ा वहाब भी थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी के इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब भी थे। पीपल्स पार्टी की मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब का क्या काम? इतनी ही खबर मैंने आपको दी थी और इतनी ही हमें मालूम थी। और मैंने सवाल की शक्ल में 2-3 दिन पहले एक व्लॉग किया था, मैंने उसमें सवाल उठाया था कि पीपल्स पार्टी की मीटिंग है, उसमें मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब अगर कोई पैगाम रसानी कर रहे हैं तो चलिए वो बिलावल साहब से कर लेंगे, या बिलावल साहब भी नहीं बल्कि जरदारी साहब से डायरेक्टली वो करते हैं, तो जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे। मुराद अली शाह, दीगर मिनिस्टर्स या 2-3 मिनिस्टर्स और बिलावल, ये तो पार्टी की अपनी एक इंतज़ामी सी मीटिंग लगती है। इसमें मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे थे? तो मैंने उस वक्त कहा था कि ऐन मुमकिन है कि मोहसिन नकवी साहब 28वीं तरमीम पर बात करने के लिए गए हों, लेकिन 28वीं तरमीम पर बात करने के लिए मुराद अली शाह का उसमें होना ज़रूरी नहीं है। वो तो फिर बिलावल साहब होंगे और जरदारी साहब होंगे। तो या कुछ और, अगर इस जो अदली इलेक्शन के हवाले से बात होनी है या इमरान खान के हवाले से बात होनी है, उसमें मुराद अली शाह का या कुछ और मिनिस्टर्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। तो खबर अब ले लीजिए, खबर क्या है? खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब को पैगाम देकर भेजा गया था जरदारी साहब के पास, और यही दरख्वास्त की गई थी या फरमाइश की गई थी कि आप पार्टी का एक इजलास बुलाएं और जिसमें मुराद अली शाह हों और आपके मेयर हों और मोहसिन नकवी साहब उसमें शिरकत करें। और जरदारी साहब के चूँकि मोहसिन नकवी साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनके मुँह बोले बेटे भी हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इस नौयत की एक मीटिंग हो गई। अब उसमें जो पैगाम दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, वो ये दिया है कि भाई चूँकि कराची आपसे संभल नहीं रहा, कराची में शिकायत बहुत हैं, आग लग रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मसला है, तरक्की है नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं, कचरा उठ नहीं रहा, तो इस कराची में जो डेवलपमेंट वर्क है उसको मोहसिन नकवी साहब मॉनिटर किया करेंगे। यानी मोहसिन नकवी साहब ये मैसेज लेकर गए कि वो वहां पे डेवलपमेंट के काम को, उनको जिम्मेदारी मिल रही है कि कराची में डेवलपमेंट के काम को मोहसिन नकवी साहब जो है वो देखा करेंगे, मॉनिटर किया करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी, यानी उनके बकौल
कि वो बड़ा तेज़ी के साथ 2-2 3-3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ऐसा कराची में भी हो सकता है अगर मोहसिन नकवी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हों। क्योंकि वाज़ेह रहे कि जो सूबों की कारकर्दगी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे पंजाब की हो, इनकी जो कारकर्दगी है उसका असर जो है, यानी बुरी कारकर्दगी का असर ऑब्वियसली पूरे स्टेट के ऊपर पड़ता है। और उससे एक शिकायत पैदा होती है कि ये लोग जो हारे हुए थे, इनको जब लाया गया है तो देखो इनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब की एंट्री करवाई गई है। लेकिन इतला यह है कि जरदारी साहब ने इसका खासा बुरा माना है और वो इससे खफा हुए हैं, और वो उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत, हमारी हुकूमत है, हम ये खुद कर सकते हैं, आपके इंटरवीन करने, मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी फिर जरदारी साहब ने डांट पिलाई मुराद अली शाह साहब को और डांट पिलाई मुर्तज़ा वहाब को, और कहा कि भाई अगर ये लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं, लाहौर में मरीम नवाज़ कर रही हैं, सफाई सुथराई का प्रोजेक्ट हो रहा है, मोहसिन नकवी इधर कर रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या मसला है? अगर पंजाब से कचरा उठ सकता है तो सिंध से क्यों नहीं उठ सकता? लाहौर से उठ सकता है तो कराची से क्यों नहीं उठ सकता? इस्लामाबाद में पुल बन सकते हैं 2 महीने के अंदर, तो तुम्हारे 2-2 साल क्यों लटके रहते हैं? तो जरदारी साहब ने डांट पिलाई। आज ये सवाल शर्जील मेमन से किस साहब से कहीं हुआ भी है। शर्जील मेमन साहब ने जवाब दिया कि जरदारी साहब बड़े हैं, वो डांट सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने डांटा नहीं है, लेकिन वो चाहें तो डांट भी सकते हैं। ये उन्होंने शर्जील मेमन साहब ने जवाब दिया। तो सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब को भी एहसास हुआ है कि उनकी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, और उसके लिए फिर किसी बाहर के किसी बंदे को इंटरवीन करने के लिए भेजा गया है। और ये तो हमारी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए, तो ये तो हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ फिर अल्टीमेटम भी दिया है अपनी पार्टी के लोगों को, भाई 2 महीने तुम्हारे पास, नहीं हुआ तो फिर बंदे चेंज हो जाएंगे। तो ये चल रहा है जनाब। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर इजलास में शरीक हुए हैं, और हमारी इत्तला ये है कि इस तरह से वहाँ पर हुआ है। दूसरा आ जाइए ज़रा, आज जो अलीमा खान साहबा का आउटबर्स्ट था, जिसमें उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को खासा तनकीद का निशाना बनाया, उसमें एक तो उन्होंने हामिद खान साहब का नाम लिया था। हामिद खान साहब का नाम उन्होंने दुरुस्त लिया। हामिद खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो कहाँ गायब हैं, वो क्यों नहीं मौजूद हैं। तो उस पर जो है वो हामिद खान साहब तो अदालतों में तो छोड़िए, हामिद खान साहब तो सेनेट के इजलास में भी सबसे कम हाजिरियों वाला अगर पीटीआई का कोई सेनेटर है तो वो हामिद खान है। यानी सेनेट के इजलास में भी वो बहुत ही कम शरीक होते हैं। सेनेट के इजलास की हाजिरियां अगर आप निकालें तो पीटीआई के तमाम सेनेटर्स में सबसे कम हाजिरी जो है वो सेनेटर हामिद खान की है। तो उनसे तो आप क्या शिकवा करें, बावजूद इसके कि उनकी ये कारकर्दगी है। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने जो बार काउंसिल्स के हवाले से इंतखाबात थे, उसकी ज़िम्मेदारी हामिद खान साहब को दे दी थी। तो हामिद खान साहब के बारे में अब इमरान खान साहब भी इस तरह के ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं, तो कोई क्या शिकवा कर सकता है। सलमान राजा साहब आए, उन्होंने आज टेलीविज़न पर अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि अलीमा खान की बातें दुरुस्त हैं। यानी एक तरफ देखिए ना कि पार्टी को चार्जशीट किया जा रहा है, पार्टी को चार्जशीट किया जा रहा है कि जी इन्होंने कुछ किया नहीं, इमरान खान की सेहत के ख़राब होने की ज़िम्मेदार ये हैं, ये बोलते नहीं हैं, फिर ये नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि अलीमा खान की बातें दुरुस्त हैं, और फिर यह भी कहा कि पार्टी को खुद अपने अंदर झांकना होगा, पार्टी को अपने अंदर झांकना होगा और सख्त फैसले करने होंगे। ये सलमान अकरम राजा ने कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप दोनों चीज़ों को मिला के देखिए। अलीमा खान कह रही हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो एक नाकाम हो गए हैं इमरान खान को रिलीफ दिलाने में, केसेस लगवाने में, रिहाई दिलवाने में, एहतजाज करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में बैरिस्टर गौहर नाकाम हो गए। ये कुल उनका जो खुलासा था वो ये था कि बैरिस्टर गौहर नाकाम हो गए, और सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान ठीक कह रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्जशीट बैरिस्टर गौहर के खिलाफ आज लगाई गई है, सलमान राजा साहब उससे इत्तफाक कर रहे हैं। बल्कि आज तो फवाद चौधरी साहब को मैं किसी शो में सुन रहा था, फवाद साहब ने कहा कि एक थ्योरी यह है कि सलमान राजा ने दीगर पार्टी की जो लीडरशिप है उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए ही अलीमा खान साहबा के से ये सब कुछ करवाया। ज़ाहिर है अलीमा खान साहबा जब ये कर रही थी तो सलमान राजा साथ बैठे हुए थे, तो अगर नहीं भी करवाया तो मैसेज यही मिला कि अलीमा खान कह रही हैं कि देखो सलमान राजा ज़बरदस्त काम कर रहा है,
लेकिन बैरिस्टर गौहर नहीं कर रहा। तो तासुर से यही उभरा है। तो इससे अब क्या होगा कि इससे सलमान राजा और बैरिस्टर गौहर के ताल्लुकात जो पहले भी कोई आइडियल नहीं है वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के जहन में भी ये बात आएगी कि देखो सलमान राजा मेरे खिलाफ ये कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ हुई। बैरिस्टर गौहर भी आए टेलीविज़न पर, तो उन्होंने कहा कि बैन कंसर्न है, ये उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बात ठीक नहीं है कि मैं गायब हूँ। तो उन्होंने फिर अपना बताया कि मैं आज कहाँ था। उन्होंने कहा आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था। यही वैसे लतीफ़ खोसा साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने कहा मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था इमरान खान की अर्ली हेयरिंग के हवाले से और इमरान खान के केसेस की सुनवाई के हवाले से मैं दरख्वास्त दायर कर रहा था। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, मेरे साथ शाहिद खट्टक भी थे, मेरे साथ लतीफ़ खोसा भी थे। फिर उन्होंने बताया कि कल मैं कहाँ था, परसों में कहाँ था। तो उन्होंने अपना फिर वो पूरा बताया। ये भी बताया कि भाई 17 मरतबा मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 17 मरतबा दरखास्तें लेकर पेश हो चुका हूँ, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने नई दरखास्तें दायर कर चुका हूँ। तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताने की कोशिश की और इत्तेफाक नहीं किया इमरान खान की बहनों ने आज जो उनके हवाले से कहा। वो अलग बात है कि इसके बाद यानी जो आज अलीमा खान साहबा ने कहा, उसके बाद बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी कैंपेन शुरू हुई भी है। अगरचे बैरिस्टर गौहर की बहुत कमज़ोरियाँ, हम भी उनको रोज़ तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह डिस्कस हो रहा है कि क्या पब्लिक में आप अपनी पार्टी के चेयरमैन को इस तरह से डिस्क्रेडिट कर सकते हैं? अगर करेंगे तो उसका नुकसान क्या होंगे? लतीफ़ खोसा साहब की कहानी सुन लीजिए। आज लतीफ़ खोसा का भी जब नाम लिया गया कि कहाँ हैं खोसा साहब, तो खोसा साहब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस और इमरान खान के केसेस ही के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो बड़ी हैरत की बात हुई कि ये मालूम भी नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठी हुई लीडरशिप को या अलीमा खान साहबा को कि लतीफ़ खोसा कहाँ हैं। लतीफ़ खोसा तो अभी मतलब हर दूसरे चौथे दिन वो नज़र आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेस के हवाले से। तो आज भी वो इमरान खान के केसेस के हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब उनका नाम लेकर उन पर तनकीद हुई कि वो कहाँ हैं। लेकिन अब इसमें ख़बर ये नहीं है, ख़बर मतलब ये तो चले हैं, ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि लतीफ़ खोसा साहब जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो इन सब चीज़ों से हट के है। वो यह कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने आज कोशिश की कि चीफ़ मिनिस्टर की मुलाकात फ़िक्स हो जाए चीफ़ जस्टिस के साथ। अब चीफ जस्टिस से तो मुलाकात फ़िक्स ना हुई, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ मुलाकात फ़िक्स कराने में वो कामयाब हो गए। और उसमें उनकी दरख्वास्त ये थी लतीफ़ खोसा साहब की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कि आप तो ज़रूर मिल लें और कोशिश करें कि चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हो जाए। इतला यह है कि उन्हें कोई दरमियानी सी रजामंदी जाहिर भी की गई कि ठीक है आप चीफ मिनिस्टर को बुला लें, कोशिश करते हैं कि चीफ जस्टिस से मुख्तसर मुलाकात हो जाए, वरना जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे तो मुलाकात हो ही जाएगी। उस पर तो उन्होंने राज़ी हो गए कि आप बुला लें। ये पैगाम कन्वे किया गया चीफ मिनिस्टर की टीम को, तो पता चला कि चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ही आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले हैं। 2-3 मरतबा रब्ता हुआ और पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। लेकिन फिर वो हाई कोर्ट से निकले और हाई कोर्ट से निकल के वो केपी हाउस चले गए और इतला के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का लतीफ़ खोसा साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। अब लतीफ़ खोसा साहब बड़ा पैनिक कर गए कि भाई मैंने यहाँ पर टाइम ले रखा है, 2 बजने वाले हैं, 2 बजे तक का वक्त है, 2 बजे से पहले पहले मुलाकात करवानी है, बड़ी सुबकी होगी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं आते। अब लतीफ़ खोसा साहब ने क्या किया कि लतीफ़ खोसा साहब खुद पैनिक करके परेशान होकर केपी हाउस चले गए कि भाई मैं खुद जाके लेकर आता हूँ कि क्या हुआ, मैसेज नहीं कन्वे हो रहा या क्या कन्फ्यूजन है। तो वहाँ पर ज़्यादा जो परेशानी की बात हुई वो ये कि लतीफ़ खोसा साहब वहाँ जब गए और उन्होंने स्टाफ से सीएम से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो स्टाफ ने उन्हें बताया कि सीएम साहब तो सो रहे हैं। अब सीएम साहब दोपहर के 1 बजे या 12 बजे 12-1 बजे के दरमियान सो रहे हैं, ये मेरी अकल तो नहीं मानती, क्योंकि सीएम साहब जो हैं वो अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं। 3-4 बजे का टाइम हो तो आप मान सकते हैं लंच के बाद कोई बंदा कैलूला कर रहा है, रात सोया नहीं होगा, कैलूला करने के लिए वो आधा घंटा उसने आंख लगाने के लिए लेट गया है। लेकिन 12 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आकर फ़ौरन कोई सो जाए, तो मुझे ये लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हुई, कहीं पर गलत फहमी हो गई। यानी या तो सीएम को मैसेज कन्वे नहीं हुआ, या सीएम जो है वो मसरूफ़ थे, या वो लतीफ़ खोसा से मुलाकात करने में गुरेज कर रहे थे क्योंकि उन पर काफ़ी तनकीद की थी अलीमा खान साहबा ने। अलीमा खान ने लतीफ़ खोसा पर तनकीद की थी, तो क्या इसलिए सोहेल अफरीदी साहब उनसे मुलाकात से गुरेज कर रहे थे?
मुझे नहीं पता क्या वजह। मैंने कोशिश की है रीच आउट करने की, और मैंने जो शफ़ी जान साहब हैं उनसे भी रब्ता किया, और उनके लिए मैंने मैसेज भी छोड़ा है, और उन्होंने उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। ऐन मुमकिन है वो उसकी बता देंगे, क्योंकि मैं हैरान इस बात पर हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब से केपी हाउस जाने के बाद भी उनकी सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि सीएम हाउस में सीएम मौजूद थे। और फिर क्या हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब मायूस होकर वापस आ गए। इन द मीन वाइल फिर उन्होंने पार्टी के दीगर लोगों से जब राब्ते शाब्ते किए और उन्होंने बताया कि ये मसला है, तो फिर बैरिस्टर गौहर वहाँ पर मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर, मीना खान आफरीदी और एक साहब और मेरे जहन से नाम निकल रहा है। तो वे 4 लोग जो हैं वो जाकर रजिस्ट्रार से मिले और उनसे दरख्वास्त की कि भाई ये मामला है सारा इमरान खान साहब का, सेहत का, और सारी बातें उनके सामने उनके गोशगुजार की, और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे केसेस नहीं लग रहे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम चाहते हैं कि हम दरख्वास्त दें और वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो हैं वो रजिस्ट्रार से हुई। लेकिन इसमें अभी तक मेरे लिए जो मुअम्मा बना हुआ है वो ये है कि ये कैसे हो गया कि लतीफ़ खोसा साहब को ये कन्वे हुआ कि सीएम सो रहे हैं, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि वो सो रहे हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ हुई? बहरहाल आज सारा दिन लतीफ़ खोसा साहब इसी परेशानी में मुब्तला रहे कि ये क्या हुआ है। तो आई होप कि मैं इस पर मज़ीद क्लैरिटी ले सकूँगा कि ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई थी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूँगा। वैसे यानी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी नहीं है। हो सकता है व्यूअर के जहन में आए कि मैं जब स्टोरी सिलेक्शंस करता हूँ या ख़बरों के बारे में सोचता हूँ कि ये ख़बर शेयर की जानी चाहिए, जो वैल्यूएबल ख़बरें होती हैं वो ये आपके साथ शेयर करते हैं ना, कई गैर आम ख़बरें होती हैं, नहीं भी होती, तो आप सोचेंगे कि ये ख़बर शेयर करने का क्या मकसद है। तो ये मकसद ये था कि सारा दिन आज पीटीआई पैनिक में रही। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान साहबा जो है वो बहुत सख्त इल्ज़ामात लगा रही थी। उधर सीएम साहब उनके साथ बैठे थे, उनकी चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के साथ वो खड़े हुए रोस्टम पर, और उन्होंने सलाम किया और वो उठकर चले गए। आप सोचेंगे सूबे का चीफ मिनिस्टर रोस्टम पर आ गया है, अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस सुन लेता है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उठकर चले गए। तो ये परेशानी भी जाहिर है चीफ मिनिस्टर को थी, बाहर आकर उन्होंने मीडिया टॉक भी की। फिर ऐन मुमकिन है कि वो इस बात से भी परेशान हो कि ये सब कुछ जो अलीमा खान साहबा ने इतना ज़्यादा कह दिया, जाहिर है सीएम के इल्म में भी नहीं होगा कि सब कुछ होने वाला है, तो वो उसके असरात का भी जायज़ा लेना चाहते होंगे। हो सकता है उन्होंने अपना कोई प्लान चेंज किया हो, पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो, फिर वो केपी हाउस चले गए। लेकिन बहरहाल ये सारा दिन जो गुजरा है वो पीटीआई के हवाले से खासा मुश्किल और परेशानी का में गुजरा है, और बिखरी बखरी सी पार्टी नज़र आई, चीज़ें डिस्टर्ब रहीं, रूटीन मुतासिर रही। तो ये सारा कुछ आज जो है वो हुआ इस्लामाबाद में। अब आ जाइए ज़रा अगली बात पे। अली बुखारी साहब का हाँ रह गया, अली बुखारी साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। अली बुखारी ने कहा, यानी एक तरफ तो देखें ना, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर, इन दोनों के हवाले से जो इतरा उठाया कि वो कहाँ हैं, उससे तासुर मिला कि शायद वो घर में सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में थे। और इसी तरह से अली बुखारी ने वजाहत की है, वो कहते हैं कि अलीमा खान ने मेरा नाम लिया, उन्हें दुरुस्त तौर पर शायद पता नहीं था कि वो जो आज हाई कोर्ट में आई वो मेरी मैसेजिंग पर था। मेरी अपनी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बतौर मुल्ज़िम पेशी थी। अली हैदर केस में मैं अदालत में पेश हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज मैं चारों अदालतों में मौजूद था। आज मैं चारों अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज मैं चारों अदालतों में मौजूद था। अलीमा खान बुजुर्ग हैं और ख़ान साहब की वजह से जिस जहनी कैफियत में हैं मैं इज़्ज़त करता हूँ। हम सबको इमरान खान की बड़ी तकलीफ़ है। इमरान खान मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। 50-50 FIRs हैं, कोई रावलपिंडी, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर और कोई कहीं। मैं अपनी हर जगह ड्यूटी पूरी करता हूँ। अली बुखारी ने ये वजाहत कर दी। तो जिन जिन लोगों के नाम लिए गए उनमें से बेशतर लोगों ने वजाहत कर दी, या कुछ लोगों की पोजीशन वाज़े हो गई, लेकिन हामिद खान साहब का जवाब नहीं आया। अब आ जाइए ज़रा पंजाब के मामले पर। और पंजाब में जो जहाज़ का मामला है वो तो गले की हड्डी बन गया है, और उस पर तरह तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। सबसे पहला मौक़िफ़ तो सामने आया था अज़मा बुखारी साहबा का, और अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि ये एयर पंजाब के लिए जहाज़ ख़रीदा गया है, और ये उनके गले पड़ गया ये बयान। उसके बाद जो है वो कहीं पर दिख नहीं रही थी। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद पंजाब असम्बली के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि भाई हमारा जहाज़ हमारी मर्ज़ी, को इस तरह की बात उन्होंने की है। जब लोगों ने जहाज़ छोटे छोटे बना के और वो सारे उड़ाए पंजाब असम्बली में और वो वहाँ पर लेकर आए हुए थे, तो वहीं पर जो है उन्होंने ये जवाब दिया। तो एक तो ये एयर पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा था, ख्वाजा आसिफ
ने कहा कि जी सबके पास जहाज़ है, सारे चीफ मिनिस्टर के पास है, मरीम नवाज़ ने ले लिया तो क्या हर्ज है। इमरान सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये तो पंजाब का एसेट है, जबकि एसेट ये नहीं होता। एसेट होता है कोई ऐसी चीज़ जो आप बनाते हैं और वो कल को उसकी कीमत बढ़ रही होती है। मसलन आप 2 किलो सोना ख़रीद लें तो वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी कुछ अर्से के बाद, तो वो आपका एसेट हो गया, या बढ़ेगी नहीं तो चले सरमाया तो आपका महफूज रहेगा, वो एसेट हो गया। आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, वो आपका एसेट होता है। लेकिन वो चीज़ जिसकी रोज़ाना वैल्यू डाउन होनी है, मसलन ये मोबाइल मेरा एसेट नहीं है, ये अब नया वर्जन आएगा ये ज़ाया हो जाएगा, ये तो मैंने आज तक कोई मोबाइल पुराना बेचा नहीं है, क्योंकि वो इतना उसकी वैल्यू गिर जाती है कि बस वो बेचारा टके टोकरी हो जाता है। तो मैं घर में किसी को इस्तेमाल करने के लिए किसी मुलाजिम को दे देता हूँ, किसी बाज़ दफ़ा मिसिस को दे देता हूँ, तो इसलिए कि वो एसेट नहीं होता, वो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये कहना कि ये एसेट है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है, जो कि कई वज़रा ने कहा। फिर इसी तरह से आबिद शेर ने भी ऐसे कहा कि भाई लिया तो लिया, फिर जो करना है कर लो। तो ये सारा कुछ तो चल ही रहा था। आज जो है वो कई सवालात दोबारा उठ रहे हैं उनके ऊपर। मैं असल स्टोरी पे मैं गाड़ियों पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि भाई आपने ये ख़रीदा कैसे। 500 मिलियन से ऊपर की जो ख़रीदारी है जहाज़ की, उस पर पेपरा रूल्स अप्लाई होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो आप 500 मिलियन से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा की कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, तो उस पर पेपरा रूल्स अप्लाई होते हैं। क्या यहाँ पर ये जहाज़ ख़रीदते हुए पेपरा रूल्स की ख्याल रखा गया? क्योंकि पेपरा रूल्स के मुताबिक फिर आपको टेंडर जारी करना होता है, फिर आपको उसके जो यानी पूरे लवाजमात हैं वो होते हैं, इश्तहार दिया जाता है। यहाँ पर कोई इश्तहार नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हुआ, ये कौन एजेंट था, किस कंपनी के थ्रू ख़रीदा गया, कोई डिटेल्स इसकी मौजूद नहीं है और पंजाब हुकूमत बताने को भी तैयार नहीं है। कितने का था, डील कहाँ हुई, कहाँ से लिया गया, कहाँ से आया, कब आया, किस कंपनी के थ्रू हुआ, जिसके थ्रू हुआ उसको कमीशन कितनी दी गई, ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब पंजाब हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता आज कौसर काज़मी साहब ने ये ज़रूर कहा अज़मा बुखारी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि वो मिनिस्टर हैं, उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए और उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा इसका जवाब पेश नहीं किया जा सकता। तो आज ये ज़रूर जो पंजाब हुकूमत, जो मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं कौसर काज़मी, मरीम नवाज़ के चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि उनकी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने ठीक बात नहीं की। तो ये अब जाहिर है अगर आप सोचें कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी अपनी पार्टी दिफा ना कर पा रही हो तो क्या होगा। गाड़ियों वाला ज़रा मामला आ जाए, एक तो जहाज़ का अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन गाड़ियों वाली जो है उसकी खबर भी सुन लें। वज़ीर आला पंजाब के वज़ीरों के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने का फैसला। ट्रांसपोर्ट विंग ने पंजाब काबीना के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई गाड़ियाँ खरीदने की तजवीज़ दी गई है। ट्रांसपोर्ट विंग की सिफारिशात में 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त हुकूमत पहले दे चुकी है। VIPs के लिए 27 करोड़ रुपए मालियत की 25 गाड़ियां खरीदने की सिफारिशात मंजूर हो चुकी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इंस्पेक्शन टीम के लिए गाड़ियों में मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। हुकाम पंजाब हुकूमत के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी के बाद ख़रीदारी का अमल शुरू होगा। तो ये है जनाब पंजाब हुकूमत के कारनामे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।